और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बीके गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। डीके गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, निदेशक है फेलिक्स अस्पताल के। सीधा हम रुख करेंगे उनका, और हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश भी मौजूद हैं। दानिश का भी हम रुख करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर डीके गुप्ता के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो कुछ हुआ है उसका दूरगामी कितना परिणाम देखने को मिल सकता है, खासतौर से उन पेशेंट्स के लिए जो वहां पर रहते हैं। कितनी दिक्कतें उनको हो सकती हैं इस डस्ट से, इस मलबे से, धूल से। बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर सर। डीके गुप्ता जी, कैसे विश्लेषण करेंगे, कैसे बताएंगे और किस तरीके से प्रिकॉशन उन्हें बरतने चाहिए हाल फिलहाल अभी? नमस्कार स्वाति जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार और आपका। मैं फिर बताऊंगा, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है नोएडा अथॉरिटी के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए और जिला प्रशासन के लिए। उन्होंने जो ये 2 ट्विन टावर्स थे जो 32 मंजिल थे, अब तक के हाईएस्ट बिल्डिंग है जिसको गिराया गया है, बड़ा सक्सेसफुली गिराया है। कोई भी जान माल का बड़ा खतरा नहीं हुआ है यहाँ पे किसी तरह का। आसपास की सोसाइटी भी सेफ है, छोटी मोटी दरारें आई हैं, लेकिन डेफिनेटली एक हम सब ने देखा है, एक बहुत बड़ा जो धूल का गुब्बार था या गुब्बारा था वो दिखा था सबको। ऐसा लग रहा था उसने आसपास की जो सारी सोसाइटियाँ उसको अपने आगोश में ले लिया हो। और एक बात और थी, क्योंकि ये सोसाइटी जो गिराई गई, जो टावर गिराए गए दोनों, ये 32 मंजिल ऊपर थे रफली। एक 29 मंजिल था, एक 32 मंजिल था। और जो आसपास की सोसाइटी है उसके उनकी ऊंचाइयां जो है 12 से 15 मंजिल ही मैक्सिमम। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी धूल जो है ऊपर से आकर उनके छतों पे, शीशे और दरवाजों से, खिड़कियों से कुछ ना कुछ अंदर गई है। तो इन सबके घर के अंदर में भी अभी देखना पड़ेगा कितनी गंदगी हुई है, कितनी डस्ट घुसी हुई है और उस डस्ट से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और वो बाकी डस्ट जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ कहीं ना कहीं इसके जो खास करके जो PM 2.5 जो साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो खतरनाक भी होते हैं, बहुत लंबे समय तक सस्पेंडेड रह सकते हैं वातावरण में। तो इन सब चीज़ों की हमें समझना पड़ेगा, क्या इनसे सावधानियाँ लेनी है, क्या इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्या उपचार है, इसके बारे में आज बताऊंगा आपको। तो पहली बात, जो भी वहाँ पे एयर पॉल्यूशन हुआ है उसकी वजह से जो आसपास के लोग रह रहे हैं उनको कुछ आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आंखों में जलन होना है, रेडनेस होना है, आंखों में पानी आना, आंखों में इचिंग होना, या स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन का रेड होना, रैशेस होना, स्किन में दाने पड़ना, इचिंग होना, ड्राई होना स्किन, या एटोपिक डर्मेटाइटिस हो जाना, सर में दर्द हो सकता है जो खास करके जो मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट है, हेडेक हो सकता है, या जो लोग एलर्जिक राइनाइटिस वाले हैं जिनको एलर्जी रहती है उनको एलर्जी कंजेशन हो सकता है, नाक का कंजेशन हो सकता है, या स्नीजिंग, छींकें बहुत आ सकती है, नजल ब्लॉक हो सकता है, गले में इरिटेशन हो सकता है, गले के अंदर चुभन हो सकती है, थ्रोट पेन हो सकता है, या ऐसे लोग जिनको सांस की दिक्कत है या अस्थमा के लोग हैं उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या उनको हो सकता है उनको कभी कभी भारीपन या चेस्ट पेन की शिकायत हो। तो या जो लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या जो हार्ट पेशेंट है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी वाली जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। उनको कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे हार्ट बीट बढ़ना बच्चे की, या प्रीमेच्योर लेबर पेन कभी कभी स्टार्ट होना, अगर बहुत ज़्यादा हाई पोल्यूशन लंबे समय तक रहता है तो। अदरवाइज मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो मैं बताऊंगा आपको। अभी जब लोग शिफ्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे देखना चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस समय धमाका हो रहा था तो वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स अराउंड 100 था, जो ऑलरेडी हाई है। दिल्ली एनसीआर की हवा वैसे ही दूषित है, तो अगर 150 से 200 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो इसका मतलब एक खतरनाक होता है, हमारे जो स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के आसपास हो या 100 से कम हो तभी शिफ्ट करना चाहिए, या आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है तो जब आप अंदर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं। जब बाहर से अंदर जा रहे हैं घर की पूरी अच्छे से सफाई करें, डस्टिंग करें, क्लीनिंग करें, डस्ट के पार्टिकल्स को खत्म करें, दरवाजे खिड़की दोबारा बंद कर दें, क्लीनिंग करें जो आपके एयर कंडीशनर्स हैं, पंखे हैं, जिससे धूल आपके आसपास ना जाए। या जो भी इस धूल में खाली धूल नहीं थी, सिलिका के कण होंगे, इसमें बहुत सारा जो RDX है, बहुत सारे जो हमने बारूद या जो विस्फोटक यूज किए उनकी गैसेस होंगे, उनके कण होंगे, स्टील के कण होंगे, रेत के कण होंगे, कंक्रीट के कण होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है हमारे लंग्स के लिए हार्मफुल है। इसकी बैटल कैपेसिटी कम कर सकते हैं, लंग्स में फाइब्रोसिस कर सकते हैं, लंग्स में कभी कभी केमिकल निमोनिया या अस्थमा के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब सफाई करने के बाद घर के अंदर ही रहें, बिकॉज उस एरिया में जो आसपास की सोसाइटी है वहाँ पे अभी हो सकता है कुछ समय के लिए प्रदूषण लेवल हाई रहे, वहाँ पे वातावरण साफ स्वच्छ ना रहे। आप जब भी बाहर निकलते हैं तो N95 मास्क पहन के निकलें, अदरवाइज ना निकलें तो अच्छी बात रहेगी। घर में ही अपने काम करें, घर के अंदर इंडोर प्लांट लगाएं, घर के अंदर एयर प्यूरीफायर अगर लगा सकते हैं तो वो लगाएं, घर में पानी का पदार्थों का खूब सेवन करें, रेस्ट करें। अगर आप किसी चीज़ के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ब्लड शुगर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, या किसी और डायलिसिस के मरीज हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, तो आपको अपना ब्लड शुगर
मॉनिटर करते रहना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर कोई आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, पल्पिटेशन हो रहा है, हैवीनेस हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, या आपका शुगर हाई हो रहा है, या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हेडेक हो रहा है सीवियर, या बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, लिथार्जिक हो रहे हैं, या प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को पल्पिटेशन हो रहा है, या उनको फील हो रहा है कि उनका लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आपको तुरंत नियर बाई डॉक्टर, नियर बाई हॉस्पिटल से संपर्क करना चाहिए। मैं फिर बताना चाहूँगा, फिलिक्स हॉस्पिटल आज इस पूरे इंसिडेंट्स के लिए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से सेफ हॉस्पिटल घोषित किया गया था। हमारी एम्बुलेंस की टीम, हमारे डॉक्टर्स, हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, पीडियाट्रिक्स, गायनिकोलॉजिस्ट, ईएनटी, आई, सारे डॉक्टर, आईसीयू की टीम पूरी, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर की टीम पूरी, ब्लड बैंक की टीम, सारे लोग हाई अलर्ट पे थे। जब पूरा इंसिडेंट सक्सेसफुली निपट गया तब हम लोगों ने सांस में सांस ली। हम लोग बड़ा धैर्य से बैठे हुए थे, देख रहे थे कहीं कुछ जरूरत ना पड़ जाए। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग पूरा सक्षम थे उसको मैनेज करने में, ट्रीट करने में, और हम वी आर वेरी हैप्पी दैट इस सब कुछ सेफुली हो गया। अभी भी क्योंकि हमें पता है अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी भी कहानी, प्लीज मेरी कंप्लीट करने दीजिए, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है इसके बाद वहाँ पॉल्यूशन लेवल अभी कुछ दिनों तक बना रहे, तो हमारी टीम कल से वहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप्स करेगी, उन रेजिडेंट्स के लिए फ्री कंसल्टेशन करवाएगी, चाहे वो फिजिशियन हो, चेस्ट फिजिशियन हो, आई का डॉक्टर हो, ईएनटी का हो, स्किन का हो, कार्डियोलॉजी को, उन मरीजों के लिए जो आसपास सोसाइटी में रहे उन सबके लिए फ्री कंसल्ट, फ्री लंग टेस्ट कराएंगे, उनके लंग फंक्शन टेस्ट कराएंगे, फ्री उनका ईसीजी करेंगे, फ्री ब्लड शुगर करेंगे, फ्री सारा बैटरी चेकअप कराएंगे। अगर कुछ उनको और जरूरत पड़ती है उसको भी डिस्काउंटेड या फ्री रूप में करेंगे। तो ये हम लोग सब लोग कंधे से कंधा मिला के, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, नोडा अथॉरिटी हो, चाहे वहाँ के आरडब्ल्यू वापस लौटेंगे या अस्पताल हो, और सब मिलकर काम कर रहे हैं। आप लोग बधाई के पात्र भी हैं क्योंकि आप लोग भी लगातार अलर्ट पर थे, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं इसके दूरगामी असर हो सकते हैं स्वास्थ्य के नजरिए से। आपसे हम बात करेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ दानिश मौजूद है, हमारे सहयोगी। दानिश, अभी क्या माहौल है, क्या स्थिति है? हो सकता है क्योंकि मलबा यहाँ पर है और ये मलबा आसानी से हटने वाला नहीं है। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि जो मलबा है इस तरीके से अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसको नहीं छुआ जा रहा है और ना ही इसको इसमें एक्टिविटीज करी जा रही है। ये मलबा हटाया जाएगा बाद से पहले। जो मलबा टावर के पास में है, जो रेजिडेंट्स हैं जो रहते हैं, चाहे वो एटीएस सोसाइटी हो उसके बगल में हो या फिर एमब्रॉल के बगल में हो, तो उस मलबे को पहले हटाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो है अगर हम आपको दिखाएं तो बाकायदा जो ट्रीटिंग मशीन हैं वो लगी हुई हैं, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बाकायदा मशीनें लगी हुई हैं। एक आपको दिखाएं तो स्मोक गन है वो भी यहाँ पर लगी हुई है जिससे मलबा उड़े ना। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर गुप्ता बता रहे थे, ये बात सही है कि यहाँ पर अभी भी ऐसी सांस आप जब सांस ले रहे हैं तो बाकायदा की अजीब सी खराश आपके अंदर जा रही है, पूरी उसमें जो है फॉग चलाई जा रही है जिससे जो पानी का छिड़काव उससे बचा जा सके। तो एक जो आकलन किया गया था कि हाँ कुछ वक्त तक जो है दिक्कतें रहेंगी, वो दिक्कतें सामने दिख रही हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा धमाका हुआ, 32 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई, तो इसका मलबा तो गिरना ही था और मलबे से पोल्यूशन भी जो है होना था। जो हमारा AQI था वो पहले कम था, हालांकि नोएडा एनसीआर हमेशा जो है यहाँ का जो AQI है वो बढ़ा रहता है और हमेशा हम लोग डेंजर जोन में होते हैं। जल्दी जो हवा है बिल्कुल, पोल्यूशन बहुत बड़ा टास्क है, खासतौर से नोएडा और तमाम एनसीआर के जिलों के लिए, उन इलाकों के लिए। और हमेशा जिक्र भी आप कर रहे हैं दानिश, हमेशा यहाँ पर पोल्यूशन की समस्या रहती है और ऐसे में से निपटना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, बहुत चैलेंजिंग हो पाएगा। डीके गुप्ता जी, आपके पास आएंगे। क्वेश्चन मेरा ये था कि इलाके में जो लोग रहते हैं वापस लौटेंगे, कहीं ना कहीं स्थितियां उनके लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होंगी, खासतौर से वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, जो दमा और जो सांस की मरीजों के पीड़ित हैं, वो किस तरीके से इन सिचुएशंस को हैंडल करें, उनके लिए क्या सलाह है आपकी? देखिए, अभी नोडा अथॉरिटी के ट्विटर हैंडल पर देख रहा था, उन्होंने कहा कि वो लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी होगी तो वो लोग वहाँ पे सूचित करेंगे और शायद
मोस्ट प्रॉब्ली 6:30 के बाद लोग वहाँ मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, चूँकि ऑलरेडी इतना बड़ा गुब्बार था एक गैस का और धुएँ का, और उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स थे या स्टील के पार्टिकल थे, सिलिका के पार्टिकल थे, वो कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट में अभी हैं। वो माइक्रोस्कोपिक रूप में, अगर आपको माइक्रोस्कोपिक नहीं दिख रहा है, उनका साइज 2.5 उससे कम है, ये खतरनाक हो सकते हैं। तो कृपया करके आप जब आप मूव करेंगे अंदर, कि इवन चाहे वो नॉन डायबिटिक हो, नॉन हाइपरटेंसिव हो, नॉन अस्थमेटिक हो, किसी सांस की बीमारी नहीं भी हो, तो भी आपको मास्क ला के रखना चाहिए। N95 ये एडवाइजरी है नोएडा प्रशासन की और फिलिक्स हॉस्पिटल की भी, कि आप लोग N95 मास्क अगले कुछ समय तक ला के रखें, नंबर 1। नंबर 2, आप चश्मा या गोगल्स लगा के जाएं, स्किन पे अपने मॉइस्चराइजर या कोई सनस्क्रीन लगा के जाएं। जब अंदर जाते हैं तो पहले पूरा अच्छे से क्लीनिंग करवाएं, उसकी क्लीनिंग करते समय सारे प्रिकॉशन रखें जैसा मैंने बताया। उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद ही वहाँ पे रहना शुरू करें। रहने के टाइम भी अपने खिड़की दरवाजे अनावश्यक रूप से ना खोलें, उनको बंद रखें। जो आपकी आउटडोर एसी की यूनिट है उसको अच्छे से क्लीन करें। पंखे हैं, दरवाजे हैं, प्लांट्स हैं, जो भी आपके इंडोर हैं जिनमें धूल मिट्टी आ गई, उनको अच्छे से साफ करें। इसके अतिरिक्त एयर प्यूरीफायर अगर लगा सकते हैं तो उसको लगाएं, बिकॉज उससे बहुत फायदा होगा। अंदर की एटलीस्ट एयर आपकी प्यूरीफाई हो जाएगी। अगर आप किसी चीज़ के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं, या आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या आप शुगर के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट हैं, डायलिसिस हैं, तो आपको अपने वाइटल मॉनिटर करते रहना चाहिए। बार बार नहीं करने, बट जब भी लगे कोई अनयूजुअल सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपना ब्लड शुगर चेक करना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अगर आपको सांस की तकलीफ हो रही है तो SpO2 चेक करना चाहिए। अगर SpO2 92 से कम है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको चेस्ट में पेन है, हैवीनेस हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कोई चक्कर आ रहे हैं, बटाइगो आ रहा है, डिजीनेस आ रही है, सीवियर हेडेक हो रहा है, या कोई मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं, या आपको कोई गर्भवती महिलाएं हैं उनको कोई दिक्कत हो रही है, बच्चे छोटे हैं, इन्फेंट्स हैं, न्यूनेट्स हैं, उनको कोई दिक्कत हो रही है, कोई पेशेंट कैंसर का है, डायलिसिस का है, या इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड है, इन सब लोगों को अभी कुछ समय तक के लिए सावधानियां बरतने की जरूरत है। हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और बहुत सारी जो हेल्थ समस्याएं हैं वो तुरंत दिखाई नहीं पड़ती हैं। अगर आपको ये बहुत सारे कण जो आपके लंग्स के अंदर चाहेंगे, जो आपको दिखेंगे नहीं, हो सकता है आपका उनको इमीडिएट कोई हेल्थ इफेक्ट ना हो, बट लॉन्ग टर्म में ये आपके लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। आपके जो एल्वुलाई, जिसको इकाई बोलते हैं लंग की, जहाँ पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, उस पर वहाँ पे फाइब्रोसिस कर सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं, उस एरिया को कम कर सकते हैं। तो हो सकता है अभी नहीं, आपको कुछ साल बाद उसका असर दिखाई पड़े कि आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाए, या COPD हो जाए, या अस्थमा हो जाए, या फाइब्रोसिस हो जाए, या सिलिकोसिस हो जाए। इवन लॉन्ग टर्म में ऐसा देखा गया कि अगर सस्टेन्ड एयर पॉल्यूशन लंबे समय तक रहता है तो आपको कैंसर के भी, लंग कैंसर के भी चांसेस रहते हैं। तो मुझे, हम सबको इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऑलरेडी जैसे अभी दानिश भाई ने बताया, आपने बताया, दिल्ली NCR और नोएडा की हवा वैसे ही बहुत खराब है। हाँ। हमने ऑलरेडी उसमें कुछ ना कुछ जोड़ दिया है, तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की जरूरत है, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। ऐसे में DK जी अपने खान पान को, अपनी लाइफ स्टाइल को उस हद तक हमें दुरुस्त बनाना होगा ताकि इस तरह की सिचुएशन अगर हम फेस भी करते हैं तो आसानी से हम टैकल कर पाए। इसके अलावा स्किन्स के लिए, एलर्जीज के लिए, छोटे बच्चों के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए, खासतौर से खाने पीने से संबंधित? जी, तो अभी जैसे बताया मैंने, धूल और मिट्टी के कारण या जो धुआं था निकला था, उससे आपकी स्किन थोड़ा डैमेज हो सकती है, डर्मेटाइटिस हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं। तो आप पानी से कई बार अपना मुंह धोएं, फेस वॉश यूज करें, क्लीन करें, जो धूल और मिट्टी के कण वो हट जाएंगे। दूसरा, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर क्रीम लगा सकते हैं, नाइट मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। अगर बाहर निकलना पड़ रहा है मजबूरी में तो सनस्क्रीन लगानी चाहिए, सनस्क्रीन लगानी चाहिए, वो भी PF 50 से ऊपर की लगानी चाहिए, सो दैट आपकी स्किन ठीक से रहे। अगर आंख में कोई जलन हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो आपको आंख में कोई दवाई डालनी पड़ सकती है, जैसे नॉर्मली टीयर प्लस दवाइयाँ होती हैं जो लुब्रिकेंट होते हैं, आंख को ड्राई नहीं होने देते, वो डालने पड़े। अगर रेडनेस हो रही है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर आपको नेजल कंजेशन हो रहा है, नाक बंद हो रही है, नाक में इरिटेशन हो रहा है, तो नेजल ड्रॉप डालनी चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए, या कोई डिकंजेस्टेंट लेनी चाहिए जो ऑलरेडी आप ले रहे हैं। हेडेक हो रहा है तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि पैरासीटामोल खा सकते हैं। गले में कोई दिक्कत आ रही है तो स्टीम ले सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं। अगर आपको कोई बच्चों को कोई दिक्कत हो रही है, बच्चों से रिलेटेड, जैसे मान ली बच्चे को एपेथेटिक हो रहे हैं, सुस्त हो रहे हैं, बच्चों को फैटीग हो रहा है, बच्चों को सांस की तकलीफ आ रही है, तो मैं चाहूँगा कि बच्चों का इलाज खुद ना करें, डॉक्टर से संपर्क करें। आजकल डॉक्टर हर जगह अवेलेबल है। अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते हैं तो टेली कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन संपर्क कर रहे हैं। और जैसा मैं खुद कह रहा हूँ, हम लोग यहाँ के सोसाइटी के जो निवासी हैं, इन सब के लिए फ्री OPD रखेंगे। किसी टाइम भी वो उनको पैसा नहीं देना है, चाहे वो टेली कंसल्टेशन कराएं, चाहे फिजिकली आना चाहें। तो उसके लिए आप तुरंत आके डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल बहुत पास में इनके, और दूसरे हॉस्पिटल भी हैं, कहीं भी जा सकते हैं और अपना इलाज तुरंत करा सकते हैं। अगर कोई एबनॉर्मल सिम्टम दिख रहा है, अगर कोई नया लक्षण दिख रहा है जो अनयूजुअल है, जो लग रहा है ठीक नहीं है, आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं फील हो रही है। बिल्कुल, आपके पास हम वापस लौटेंगे।
हमारे साथ दानिश लगातार बने हुए हैं। दानिश, भ्रष्टाचार की ये पूरी इमारत जमींदोस्त हो गई, लेकिन आगे आने वाले वक्त में चुनौतियां बहुत सारी बनी हुई, खासतौर से क्लीनिंग लगातार की जा रही है, लोगों को भी पहुंचना है। क्या कुछ इस वक्त आप देख रहे हैं, कितने बड़े स्तर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, इस वक्त कौन कौन मौजूद है दानिश? 7 बजे तक हम क्लियरेंस दे देंगे कि हाँ जो लोग यहाँ पे गए हैं वो वापस आ सकते हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि हाँ 7 बजे तक क्लियर साइट हो पाएगी। मलबा का जो स्कूल है उससे ज़्यादा है, उसको हटाने में अभी वक्त लगेगा। जाहिर सी बात है कि जो साइट में लोग रहते हैं वो पहले से ही उसका कहना था कि हाँ हम पहले इंश्योर होंगे, हर तरीके से अगर मिल जाती है तो उससे पहले हम इंश्योर होंगे, घर आकर पढ़ने लायक होगा तो हम रहेंगे। जैसे बताया पहले मैंने बात बताया था कि जो 9 मीटर की जो दूरी थी टावर से एक और टावर सोसाइटी का एक 9 मीटर का टावर है। उस टावर पे कहीं ना कहीं अभी अलग है क्योंकि फाइबर शीट पड़ी हुई है तो बहुत समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फाइबर शीट कटेगी तो किस तरीके से दरारें हुई, क्या नुकसान हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो बहुत कुछ बाकी है। जाहिर सी बात है लोगों का परिवार है तो वो परिवार के साथ कोई भी जो है लापरवाही नहीं बरतेगी। और रही बात जिस तरीके का प्रदूषण है तो यहाँ पर जो AQI है वो बहुत बड़ा हुआ है। हालांकि NCR में हमेशा AQI बाहर रहता है, एक वक्त हवा नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद जो कब कम होगी इस वक्त जो है काफी ज्यादा है तो कब कम होगी पर भी संशय बना हुआ है। यानी कि दूरगामी असर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दानिश, आपके पास भी हम वापस लौटेंगे और डॉक्टर DK गुप्ता के पास भी हम वापस